बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 15 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। देखो बच्चों, इस लेसन के अंदर हम कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि चक्रवात है, भूकंप है ना, तड़ित है ना। इन सभी विनाशकारी घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम आवेशों के बारे में भी अध्ययन करेंगे और सरल विद्युतदर्शी किस प्रकार से तैयार करते हैं इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और तड़िचंजा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। अब देखो बच्चों, तड़ित, हम तड़ित पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो तड़ित क्या होता है। देखो, हमने विद्युत के तार ढीले हो जाने पर हमने विद्युत के खंभे पर जो है चिंगारियाँ देखी है। कई बार हम देखते हैं बारिश के मौसम में जो है तार ढीले हो जाते हैं, या गर्मियों के मौसम में जब जून के महीने में आंधी तूफान आते हैं तो तार ढीले हो जाते हैं और उन तारों में से आपस में जब एक दूसरे से वो अटैच होते हैं, कभी कभी टकराते हैं, तो उनमें चिंगारियाँ हमें दिखाई देती हैं, है ना। तो जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं तो ये अपने सॉकेट में क्या करते हैं, प्लग के ढीले हो जाने के कारण भी चिंगारियाँ हमें निकलती हुई दिखाई देती है ना। कभी क्या होता है कि ये तार ढीले हो जाते हैं, जैसे कि सॉकेट में जो है वो प्लग ढीला हो जाता है, जिसके कारण भी चिंगारियाँ हमें दिखाई देती है। अब देखो, तो तड़ित क्या है। तड़ित एक प्रकार की विशाल स्तर की जो विद्युत चिंगारी होती है उसी को हम तड़ित कहते हैं। समझ में आया? तड़ित क्या है? तड़ित एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। अब देखो, प्राचीन समय में तो लोग जो थे वो इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे और वो डरते थे तड़ित से। वो सोचते थे अभी तड़ित आएगी, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, भगवान ने हमारे ऊपर क्रोध कर दिया है ना। ऐसे अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं में वो विश्वास करते थे, है ना। और लेकिन वास्तव में ये क्या है? वास्तव में तो बादलों के अंदर आवेश के एकत्रित होने से ही तड़ित उत्पन्न होती है। देखो, तड़ित के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। एक बार फिर से हम थोड़ा पीछे चलने का प्रयास करेंगे कि देखो, हमने पढ़ा था कि जब समुद्रों का पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है तो ये गर्म वायु जो होती है ऊपर की ओर उठती है, और जब ये अधिक ऊंचाई पर चली जाती है तो पुनः ठंडी होकर के बादलों में परिवर्तित हो जाती है। जब ये बादल वापस आपस में टकराते हैं तो वर्षा करते हैं, और जब ये वर्षा की बूंदें तीव्र गति से चलती हुई पवन से जब ये टकराती है तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है, एक चिंगारी उत्पन्न होती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से भी तड़ित उत्पन्न होती है, और हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, और परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए, है ना। ये चिंगारियाँ हमारे लिए घातक तो होती है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें जो। अब देखो बच्चों, हम विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझेंगे और इसके लिए क्रियाकलाप भी करेंगे, और परंतु पहले उस खेल को याद करेंगे जो कि हमने पहले कभी खेला था। जैसे कि हमने एक प्लास्टिक का पैमाना लिया था, प्लास्टिक के पैमाने को लेकर हमने अपने सूखे बालों से रगड़ा था, और जब सूखे बालों से रगड़कर उस पैमाने को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के नज़दीक लाया तो हमने देखा कि उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने पैमाने को सूखे बालों से रगड़ा तो उसने कुछ आवेश को अर्जित कर लिया, और ये आवेश जो उसने अर्जित किया है उस आवेश के कारण ही ये छोटे छोटे टुकड़े जो है इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, है ना। तो चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, रगड़ के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। अभी हमने देखा था कि प्लास्टिक के पैमाने को जब हमने सूखे बालों से रगड़ा तो उसने आवेश को अर्जित कर लिया, इसके अंदर एक आवेश उत्पन्न हुआ जिसके कारण उसने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। ठीक इसी प्रकार से बॉल पेन की खाली रिफिल लेंगे और इसे तेज़ी से पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ेंगे। अब रगड़ने के बाद इसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएंगे तो हम देखते हैं कि कागज़ के टुकड़ों को ये रिफिल जो होती है, रिफिल का रगड़ा हुआ सिरा जब कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन यदि हम वहाँ पर उसकी रिफिल के आगे वाले पॉइंट पर अपने उंगली से हाथ लगा दें अपना, तो वो सारा आवेश जो उसने अर्जित किया था प्लास्टिक से रगड़ने पर वो सारा हमारे अंदर चला जाएगा और हमारे अंदर से वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो अब उसके ऊपर आवेश नहीं रहेगा। फिर हम उस रिफिल को कागज़ के टुकड़ों के पास लाएंगे तो हम देखते हैं कि उससे जो है वो कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करेगी, है ना। तो अब
अपने हाथों या किसी धातु की वस्तु से ना छुएं, क्योंकि अगर हम हाथों से या धातु की वस्तु से छुएंगे तो सारा आवेश उसके अंदर चला जाएगा और फिर वो कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करेगा। इस क्रियाकलाप को हम छोटी छोटी सूखी पत्तियों से कर सकते हैं। कागज़ के टुकड़ों की जगह हम सूखी पत्तियाँ ले सकते हैं, भूसा ले सकते हैं, सरसों के दाने ले सकते हैं, है ना, और हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो अब बच्चों हमको समझ आया कि जब हमने प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ा था तो हमने देखा उसने विद्युत आवेश को अर्जित कर लिया। और इस प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बाल से रगड़ते हैं तो वो भी जो है विद्युत आवेश को अर्जित कर लेती है कंघी। और जब इनको हम किसी कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो हम देखते हैं वो उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं? आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। यानी किसी भी वस्तु को जब हम पॉलीथीन से रगड़ते हैं या सूखे बालों से रगड़ते हैं या ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं या पॉलिस्टर के कपड़े से रगड़ते हैं तो ये अपने अंदर आवेश अर्जित कर लेती है और ये वस्तुएं विद्युत आवेशित कहलाती है या आवेशित वस्तुएं कहलाती है। इनके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है। रिफिल और प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन और बाल भी आवेशित हो जाते हैं। जब हम रिफिल और प्लास्टिक की कंघी को जब हम पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो पॉलीथीन भी आवेशित हो जाती है और रिफिल भी आवेशित हो जाती है। जब प्लास्टिक की कंघी को बाल से रगड़ते हैं तो बाल भी आवेशित हो जाते हैं और प्लास्टिक की कंघी भी आवेशित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम एक सारणी के द्वारा बहुत सारे प्रयोग करेंगे और फिर इसके अंदर लिखेंगे कि कौन सी वस्तु जो है कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, कौन सी आवेशित है या कौन सी नहीं है ना। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर रगड़ी हुई एक सारणी दे रखी है 15.1, जिसके अंदर देखो यहाँ रगड़ी गई वस्तुएं हैं। यहाँ जिस पदार्थ से उसको रगड़ा जा रहा है या उसको कागज़ के टुकड़ों के पास लाएंगे तो क्या होगा? आकर्षित हो रही है, आकर्षित कर रही है, नहीं कर रही है। यदि आकर्षित कर रही है तो वो आवेशित है, यदि नहीं है तो वो आवेशित नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले रिफिल लेंगे। रिफिल को हमने पॉलीथीन से रगड़ा। जब रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ेंगे तो वो कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित कर रही है, तो यहाँ लिखेंगे आवेशित है। ठीक है, जब हम रिफिल को ऊनी वस्तु से रगड़ेंगे तो देखते हैं कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि वो आवेशित, कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित कर रही है, यानी कि वो आवेशित है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से गुब्बारा जो होगा उसको जब पॉलीथीन से रगड़ेंगे तो हम देखते हैं कि वो कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है, तो ये आवेशित है। फिर ऊनी वस्त्र से रगड़ेंगे गुब्बारे को, फिर सूखे बालों से रगड़ेंगे और इस प्रकार से हम विभिन्न प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि रगड़ दो पदार्थों को आपस में, दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ करते हैं या आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है और जब वो आवेशित हो जाती है तो किस प्रकार से कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को, सूखी पत्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रयोग करके हम स्वयं यहाँ पर पता लगाएंगे कि किस प्रकार से ये आकर्षित कर रही है या नहीं कर रही है, उनमें आवेश उत्पन्न हो रहा है या नहीं। अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा कि रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि आवेशों के प्रकार कितने होते हैं, है ना, और इनकी क्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर ही बताया गया है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करना यानी एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे से दूर दूर हो जाना, है ना। आकर्षित मतलब एक दूसरे के पास आ जाना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, दो गुब्बारे लिए। देख रहे हैं आप चित्र के अंदर, दो गुब्बारे लिए, दोनों को फुला लिए। फुला करके हमने धागे से बांध दिए, बांध करके दो कील लगाई कुछ डिस्टेंस पर और वहाँ पर हमने इनको लटका दिए। अब हमने क्या किया, दोनों गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़ा, इसको ऊनी से रगड़ा और इसको भी ऊनी से रगड़ा। जैसे ही हमने रगड़ा, देखो रगड़ने से पहले तो ये गुब्बारे इस तरीके से थे, इनकी कंडीशन ये थी, लेकिन जैसे ही इनको रगड़ा तो रगड़ने के बाद ये गुब्बारे एक दूसरे से दूर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने इनको ऊनी कपड़े से रगड़ा तो इनके अंदर एक आवेश उत्पन्न हो गया और समान आवेश होने के कारण, दोनों गुब्बारों में समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर दूर धकेलते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। समझ में आया? अब देखिए एक और प्रयोग करने जा रहे हैं हम कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित किस प्रकार से करते हैं। तो हमने क्या किया, दो रिफिल ली बच्चों, ये दो रिफिल है। दोनों रिफिल को हमने क्या किया, पॉलीथीन से रगड़ दिया। ठीक है, रिफिल को पॉलीथीन से रगड़कर एक रिफिल को हमने कांच के गिलास में रख दिया, दूसरी रिफिल को उसके पास लाया। जब हम दोनों को रिफिल को एक दूसरे के पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समान आवेश होने के कारण, दोनों ही रिफिल है, दोनों को समान पॉलीथीन से रगड़ा है तो दोनों में समान आवेश उत्पन्न हो गए और समान आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
अब देखिए बच्चों, एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को किस प्रकार से आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक रिफिल ली, रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ लिया, ठीक है, और पहले की बात ही पॉलीथीन से रगड़ कर उसको ग्लास में रख दिया। अब हमने क्या किया, एक बलून लिया और बलून को हमने ऊनी कपड़े से रगड़ा और ऊनी कपड़े से रगड़ करके और फिर हमने इसके पास लाया, ठीक है। तो जब हम इसको रगड़ कर इसके पास लाते हैं, चाहे तो हम ऊनी कपड़े से भी रगड़ सकते हैं, चाहे तो हम पॉलीथीन से भी रगड़ सकते हैं गुब्बारे को, है ना, चाहे तो सिर से भी रगड़ सकते हैं। अब हमने जब गुब्बारे को रिफिल के पास लाया तो हमने देखा कि गुब्बारा रिफिल की ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसका मतलब रिफिल के अंदर अलग आवेश है, गुब्बारे में अलग आवेश है, तो दोनों में अलग अलग आवेश होने के कारण, विपरीत आवेश होने के कारण दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि रगड़ने से आवेश उत्पन्न होते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए बच्चों, एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। सबसे पहले वाले प्रयोग में हमने देखा था एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को भी प्रतिकर्षित किया, लेकिन यहाँ पर एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरी आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न है ना। इसका मतलब ये है कि गुब्बारे पर अलग आवेश है और रिफिल पर अलग आवेश है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होते हैं सजातीय आवेश और एक होते हैं विजातीय आवेश, है ना, धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब देखिए, एक ही प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब धन आवेश किसे कहते हैं? ये तो हमको मालूम चल गया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन अब ये आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी मालूम चल गया कि एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। अब धन आवेश किसे कहते हैं? धन आवेश का मतलब ये है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उसके अंदर जो अर्जित आवेश होता है वो क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो आवेश अर्जित होता है, उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धन आवेश, ठीक है। और जबकि कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ने पर आवेशित जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती है, इसको जब इसके निकट लाते हैं तो दोनों के बीच में आकर्षण होता है। आ गया समझ में? तो इसका मतलब ये है कि जब कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ेंगे तो रगड़ करके जब इस कांच की छड़ के पास लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक की स्ट्रा पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा? ऋण आवेश होगा। आया समझ में? भाई, कांच की छड़ जिसको हमने रेशम से रगड़ा था उसने जो आवेश अर्जित किया वो था धन आवेश, और प्लास्टिक की स्ट्रॉ जिसको हमने पॉलीथीन से रगड़ा था उसके ऊपर जो आवेश अर्जित हुआ वो कैसा था? ऋण आवेश था, ठीक है, इसे हम ऋण आवेश कहते हैं। तो रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश जो होते हैं ये हमेशा स्थैतिक होते हैं, यानी कि ये स्थिर होते हैं। जब हम रगड़ते हैं किसी भी वस्तु को, जैसे पॉलीथीन को हमने बाल से रगड़ा या गुब्बारे को बाल से रगड़ा, तो जब हम रगड़ते हैं तो उसके अंदर जो आवेश उत्पन्न होता है वो स्थैतिक होता है, यानी स्थिर होता है, ठीक है, वो स्वयं गति नहीं करता है। जब आवेश गति करता है तो इसी से क्या बनती है? विद्युत धारा बनती है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आया समझ में? हमने 6th क्लास में पढ़ा था विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और आवेशों के प्रवाह से ही, विद्युत धारा के प्रवाह से ही बल्ब जो है वो जलता है, क्योंकि बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो आवेशों के प्रवाह से ही गर्म होता है, और जिसके कारण बल्ब हमें जलता हुआ या चमकता हुआ दिखाई देता। तो अब हमारे सारे दिमाग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि सबसे पहले समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। तो रेशम, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उससे उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं, ठीक है। और जब हम प्लास्टिक की स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो उससे उत्पन्न जो आवेश होता है उसको ऋण आवेश कहते हैं। और ये आवेश जो होते हैं, रगड़ने पर ही आवेश जो होते हैं वो स्थैतिक होते हैं, लेकिन आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा के प्रवाह से ही इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, यानी कि बल्ब चलते हैं, पंखे चलते हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब चलते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए हम एक सरल विद्युतदर्शी बनाने जा रहे हैं।
तो सरल विद्युतदर्शी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई अचार मुरब्बे की खाली बोतल होती है, वो बोतल लेंगे। बोतल के मुंह का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब देखो ऐसा साइज होना चाहिए। अब इसके मुंह के साइज़ के ऊपर एक बड़ा चौकोर गत्ता लेंगे। गत्ते का टुकड़ा लेकर इसके अंदर एक छिद्र बना देंगे। देखो बनाया छिद्र, है ना। अब इस छिद्र के अंदर एक पेपर क्लिप घुसा सके ऐसा छिद्र बनाएंगे। ये देखो ये पेपर क्लिप है, देखा इसके ऊपर पेपर क्लिप घुसाई हमने। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेपर क्लिप के, अभी पेपर क्लिप घुसाई नहीं है हमने, 2 एल्यूमिनियम की पन्नियाँ ली, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की पन्नी 4 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है। 2 पन्नियाँ ले ली एल्यूमिनियम की, ये 2 पन्नियाँ 4 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी। 2 पट्टियाँ ले ली एल्यूमिनियम की लेकर के, और हमने इनके अंदर एक छिद्र करके इसको कवर स्लिप के, ये जो हमारी पेपर क्लिप है, इस पेपर क्लिप के अंदर हमने इसको इस तरीके से लटका दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो गत्ते का छेद था उसमें से इसको, ये जो पेपर क्लिप है इसको गत्ते के छेद में से घुसा दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, ध्यान दो। अब देखो बच्चों हमने क्या किया, चित्रानुसार इस तरीके से हमने परिपथ तैयार कर दिया, ठीक है। इसको बर्नी के अंदर इस तरीके से लटका दिया। अब हमने क्या किया, एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ा और पॉलीथीन से रगड़ के इस पेपर क्लिप के पास लाया। तो जब हम पेपर क्लिप के पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम की पत्तियाँ होती है, ये एल्यूमिनियम की जो पन्नियाँ होती है, ये देखते हैं कि पास पास आती है या नज़दीक होती है। तो जब हम इसको रिफिल को रगड़ कर लाते हैं तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करती है ना। और फिर हम क्या करते हैं, अब देखो बच्चों, हमने एल्यूमिनियम की पट्टी को पेपर क्लिप से होते हुए, या जब हमने रिफिल को लाया आवेशित करके, तो आवेश रिफिल से होकर इस पेपर क्लिप से होकर के और यहाँ पर एल्यूमिनियम की पन्नियों में आया। अब समान आवेश होने के कारण ये पन्नियाँ जो होगी आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, है ना। तो इस प्रकार से, और जब विपरीत आवेश होगा तो ये पन्नियाँ जो होगी एक दूसरे को आकर्षित भी करेगी। जब समान आवेश होंगे तो ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगी, जब विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे के पास आ जाएगी। तो ये एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसा प्रयोग है, इस प्रयोग के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो इस युक्ति को हम सरल विद्युतदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल विद्युतदर्शी कहते हैं। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है इसका पता लगाया जा सके, उसे हम सरल विद्युतदर्शी कहते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम इस प्रयोग को डिफरेंट तरीके से करें कि जैसे ही हमने रिफिल के द्वारा आवेशित रिफिल को इसके ऊपर लगाया और फिर हमने पेपर क्लिप के ऊपर हाथ लगा दिया, धीरे से अपने हाथ को स्पर्श कराया। जैसे ही हाथ को स्पर्श कराएंगे तो हम देखेंगे कि पन्नी की पट्टियों में फिर से जो है अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाथ लगाएंगे वैसे ही सारा जो आवेश होगा वो हमारे हाथ के द्वारा हमारे शरीर के अंदर होता हुआ पृथ्वी में चला जाएगा और यहाँ पर पेपर क्लिप से आवेश हट जाएगा। इसीलिए वापस एल्यूमिनियम की पन्नियाँ अपनी मूल स्थिति में आ जाएगी। आगे समझ में? तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं, इस सरल विद्युतदर्शी को बना करके हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए, पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को फिर से दोहराएंगे। हर बार हम देखेंगे कि जैसे ही हम हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती है। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर में से होकर पृथ्वी में चला जाता है और तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित है। तो किसी भी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। आ गया समझ में? कोई भी आवेशित वस्तु है, इसके आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको भू संपर्कन कहते हैं। प्रश्न आता है, भू संपर्कन किसे कहते हैं? ठीक है। अब देखिए, विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न होने वाला जो विद्युत आघात है, इससे बचाने के लिए ही हमारे भवनों के अंदर भू संपर्कन की व्यवस्था की जाती है। आपने देखा होगा कि जब हमारे भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसके अंदर एक विद्युत तार जो होता है, इसको जो है पृथ्वी के अंदर पूरा जो है अंदर तक ले जाकर रखते हैं, गाड़ते हैं। जिससे क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी आघात होने वाला होता है, बिजली से, तो इससे बचने के लिए, ताकि सारा अर्थिंग जो है वो कहाँ चला जाए, भवन से होकर के, और वो भूमि के अंदर चला जाए और इससे भवन में रहने वालों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो भू संपर्कन, आगे समझ में, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। और हमारे भवन बनाते समय इसकी व्यवस्था की जाती है विद्युत आघात से
हमारे भवनों को बचाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने आवेश के बारे में पढ़ा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सरल विद्युतदर्शी किस प्रकार से बनाया जाता है ना, और भू संपर्कण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। कल हम आगे की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।